By now we have already completed our relation part. हम लोगों ने रिलेशन की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड टर्म्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट और फिर उसके बाद जो आपके 12th क्लास के टॉपिक्स थे लाइक टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सारा हम लोगों ने देख लिया है. सो वी हैव कंप्लीटेड द रिलेशन पार्ट. अब देखिए आपका ये जो चैप्टर है इसमें रिलेशन और फंक्शन दो पार्ट हैं. तो रिलेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है. नाउ वी विल बी मूविंग अहेड विद अवर फंक्शन पार्ट हियर. तो सबसे पहले लाइक वी डिड विद रिलेशन विल बी डिफाइनिंग द फंक्शन, maybe the terms related to function, and then again we will come to the portion which is being covered in your 12th class, that is types of function, composition of function and several many things. ठीक है, तो चलिए शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले समझते हैं फंक्शन की डेफिनेशन क्या है. देखिए we all know that we have already done this in 11th class, but since we are again going to like take up this chapter, this name function, so I believe we need to start from the beginning. ठीक है, तो एक ब्रीफ रिवीजन करना आवश्यक लगता है हमें. तो हम लोग बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं. डेफिनेशन है एनी रिलेशन आर वेयर आर गोज फ्रॉम सेट x to set y. तो r is a relation that goes from set x to set y and will be a function f. नॉर्मली हम फंक्शन को स्मॉल अल्फाबेट f से रिप्रेजेंट करते हैं. if for every element of x there exists a unique element in y such that x is related to y. फिर से समझिए डेफिनेशन ये कहती है फॉर एवरी, देखिए इसकी दो रिक्वायरमेंट हैं. सो दिस r will be a function, will be a function if, और I will say if and only, सिर्फ और सिर्फ तभी, मतलब अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो वो फंक्शन होगा, और अगर वो फंक्शन है तो ये जो हम कंडीशंस लिखने वाले हैं वो हमेशा फुलफिल हो ही रही होंगी. सो दिस रिलेशन आर दैट गोज फ्रॉम सेट x टू सेट y विल बी अ फंक्शन f if and only if. पहली रिक्वायरमेंट है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x should have an image in y. ये पहली रिक्वायरमेंट है दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x should have an image in y. मतलब जो डोमेन सेट है, आपको पता है रिलेशन r अगर x से y पे जा रहा है तो आपका सेट x है वो डोमेन सेट है और जो y है वो कोडोमेन सेट है. तो जो डोमेन सेट है उसके हर एलिमेंट की इमेज आपको y में मिलनी ही चाहिए, पहली कंडीशन. एंड अलोंग विद दैट इमेजेस मस्ट बी यूनिक. यूनिक का मतलब क्या हुआ बच्चों? सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिक इमेजेस एंड डिफरेंट और डिस्टिंक्ट इमेजेस. यूनिक का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि एक जो एलिमेंट है x का डोमेन सेट का, उसकी सिर्फ और सिर्फ यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन इमेज. डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग इमेजेस, जैसे दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं हो सकती, ये डिस्टिंक्ट है. लेकिन यहाँ पे इससे नहीं मतलब है दो एलिमेंट की सेम इमेज हो जाए, 10 एलिमेंट की सेम इमेज हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अगर हम किसी एलिमेंट को, डोमेन सेट के एलिमेंट को उठा के देखें तो उसकी सिर्फ एक इमेज हमें मिलनी चाहिए. तो हैविंग यूनिक इमेज इम्प्लाई, तो यूनिक इमेज जो है वो इंप्लाई कर रहा है वन एंड ओनली वन इमेज, ओनली वन इमेज. सो दीज आर टू कंडीशंस which if a relation fulfill then that relation is called function. तो वो relation R जो है हमारा function F कहलाता है बच्चों. ठीक है, तो that relation R is called a function. So that's the condition for relation here. ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन फॉर फंक्शन है, फॉर एनी रिलेशन टू बी अ फंक्शन है. ठीक है, इसी को यहाँ पे एक लाइन में मिला के बोल दिया गया कि दैट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट शुड हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन सेट. ठीक है, अच्छा एक चीज और, फंक्शन में हम लोग इससे पहले आगे इसको मैपिंग की सहायता से समझें, कर्व की सहायता से समझें. एक चीज हम आपको और यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर आपको फंक्शन को समझना है, उसके टर्म्स को समझना है, तो यू कैन ट्रीट इट एज अ परफेक्ट वर्किंग मशीन. So you can look at your function as a perfect working machine. I will explain you that term. परफेक्ट वर्किंग मशीन वाला जो टर्म है वो हम आपको अभी समझाते हैं.
ठीक है, अब एक बार आप उससे कनेक्ट कर लोगे तो आपको जो टर्म्स हैं लाइक डोमेन ऑफ द फंक्शन, लाइक रेंज ऑफ द फंक्शन, लाइक सेवरल मेनी थिंग्स, तो वो टर्म्स अपने आप स्वतः ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नाउ परफेक्ट वर्किंग मशीन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये समझिए पहले। तो परफेक्ट वर्किंग मशीन, सो व्हाट डू यू लुक इन अ मशीन? दो बहुत ही बेसिक से ट्रेड्स हैं या बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, अगर मशीन में मिसिंग है तो मशीन हमारे किसी काम की नहीं। विच टू? पहला है एवरी इनपुट टू द मशीन must give unique output, isn't that? इनपुट अगर आपने रखा है मशीन में तो जो आउटपुट है वो यूनिक होना चाहिए। अब आप ऐसे इसको कैसे समझें, एक एग्जांपल दे रहे हैं, दो अ बिट फनी बट आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए आपका जूसर है, जूसर में एक दिन आपने ऑरेंज की पीसेस डाल दिए। अब अगर आपको हल्का सा भी डाउट है कि आज ऑरेंज का पीस डाला, हमें जूस कौन सा मिलने वाला है, तो ये बताइए विल दैट मशीन इज ऑफ एनी यूज फॉर अस? अगर हमें यही ना पता हो कि हमने इनपुट ये रखा मशीन में, हमें ये ना पता हो कि हमने प्रिंटर में प्रिंट निकालना है और मशीन कभी आपको ब्लैक एंड वाइट दे, कभी कलर प्रिंट दे, कभी रेड कलर में दे, कभी येलो कलर में दे, तो ये बताएं वो मशीन क्या हमारे लिए यूजफुल है? आंसर इज ऑब्वियसली नॉट। अगर हमें यही नहीं पता कि इनपुट, कोई पर्टिकुलर इनपुट देने से आउटपुट एग्जैक्टली क्या आएगा, तो मशीन किसी काम की नहीं है, क्योंकि रैंडमनेस है। तो जब तक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट ना हो, अगर दो आउटपुट भी हो गए तभी तो प्रॉब्लम है। मतलब एक बार येलो कलर का प्रिंट आ रहा है, एक बार ग्रीन कलर का प्रिंट आ रहा है, हमें पता ही नहीं कि कभी येलो आएगा कि कब ग्रीन आएगा। इट्स ऑफ नो यूज फॉर अस। तो मशीन का सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है कि आपने अगर इनपुट वही रखा है तो आउटपुट भी फिक्स होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलने चाहिए फॉर एनी इनपुट। ये पहली। अच्छा, अब दूसरा क्या है? सेकेंड है एवरी प्रेस्क्राइब्ड इनपुट मस्ट गिव एन आउटपुट। मस्ट हैव एन आउटपुट। प्रेस्क्राइब्ड इनपुट मतलब लाइक योर वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन में ये तो पता ही होता है हम क्या क्या उसमें वॉश कर सकते हैं। तो प्रेस्क्राइब्ड इनपुट का मतलब ऑब्वियसली एनीथिंग व्हिच शुडंट गो बियॉन्ड दैट थिंग व्हिच हैज बीन सजेस्टेड दैट यू कैन वॉश इन अ वॉशिंग मशीन, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। तो अगर हमने मान लीजिए वुलन क्लोथ हैं, धुले हैं, तो धुल जाने चाहिए, दैट्स द आउटपुट, वो वॉश होके आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वुलन क्लोथ हम डाल तो सकते हैं वॉशिंग मशीन में बट वो हमें मिले ना वॉश होके, बल्कि ये हमें बताया गया है कि वो वॉश हो जाएंगे। तो ये प्रेस्क्राइब्ड इनपुट हो गया। तो फॉर एवरी प्रेस्क्राइब्ड इनपुट यू मस्ट गेट एन आउटपुट एंड दैट आउटपुट शुड बी यूनिक। तो ये है परफेक्ट वर्किंग मशीन की कैरेक्टरिस्टिक, और यही एग्जैक्टली फंक्शन की भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट अ फंक्शन इज अ परफेक्ट वर्किंग मशीन है। ठीक है, अब जो दो टर्म है जल्दी से वो समझ लेते हैं। जो मशीन का इनपुट है वो फंक्शन का डोमेन होता है बच्चों। ठीक है, तो जो मशीन का इनपुट है, बोले तो यहां पे जो हमने प्रेस्क्राइब्ड इनपुट की बात की है वो डोमेन ऑफ फंक्शन है। मतलब वो इनपुट जिसके लिए मशीन आपको कोई ना कोई आउटपुट देगी, उसके बियॉन्ड आपने कुछ भी रखा मशीन में, कुछ भी इनपुट प्रोवाइड किया मशीन को, मशीन इज बाउंड टू फेल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू वॉश मोर्टार और ब्रिक्स इन वॉशिंग मशीन, मशीन इज बाउंड टू फेल। ठीक है, तो प्रेस्क्राइब्ड इनपुट के बाहर आपने अगर कुछ भी रखा हुआ मतलब अपने मशीन में, तो मशीन आउटपुट नहीं देगा, मशीन खराब हो जाएगी, फेल हो जाएगी। वही हाल फंक्शन का है। उसका जो प्रेस्क्राइब्ड इनपुट है उसे हम डोमेन कहते हैं बच्चों। तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू प्रोवाइड एनी इनपुट टू द फंक्शन विच इज बियॉन्ड द डोमेन, फंक्शन इज बाउंड टू फेल। ठीक है, तो ये मशीन से डायरेक्ट कंपैरिजन है। उसके कंपैरिजन से दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द टर्म्स, द फंक्शन एंड द टर्म्स रिलेटेड टू द फंक्शन। सिमिलरली आउटपुट ऑफ द फंक्शन is the actually output of the machine is actually range of the function.
ठीक है, सो ये हो गया एक ब्रीफ डिस्कशन। देखिए डेफिनेशन तो हमने आपको बता दी, डेफिनेशन इज ओके। डेफिनेशन की हेल्प से आप मैथमेटिकली ये जज कर सकते हैं कि कोई भी गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। बट ये जो हमने समझाया है ये एक्चुअली आपको फील देना चाहिए कि व्हाट द फंक्शन एक्चुअली इज, फंक्शन है क्या, उसका डोमेन होता क्या है। याद करने से नहीं, समझने से है बच्चों। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये समझना आवश्यक है, तब आप उसे फील कर पाएंगे फंक्शन को, एंड देन यू कैन लाइक डू परफॉर्म लाइक सेवरल मिनी ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस वेरी फ्रीली। ठीक है, सो दैट वाज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन फंक्शन हियर। नाउ लेट्स मूव टू द अदर एस्पेक्ट। लाइक आई सेड, how can we judge whether a given relation is a function with the help of mapping, with the help of curve and so many other things. तो चलिए आगे हम लोग उस पार्ट को देखते हैं बच्चों। So as I said, see how can we differentiate between a relation and a function, or how can we judge whether a given relation is a function with the help of mapping. मैपिंग की सहायता से हम कैसे जज कर पाएंगे कि अपना रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं है। अब ये देखिए लेफ्ट साइड पे आपका सेट एक्स है, वाई साइड पे आपका सेट वाई है। ठीक है, अब डेफिनेशन ये कहती है कि दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स शुड हैव एन इमेज एंड दैट इमेज मस्ट बी यूनिक। जो हर एलिमेंट है सेट एक्स का उसकी इमेज होनी चाहिए, और वो जो इमेज है वो यूनिक ही होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए फिगर है। अब मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, इसकी कितनी इमेज है, तो इसकी ये एक इमेज है। ये एक एलिमेंट है तो इसकी कितनी इमेज है, तो इसकी भी एक ही इमेज है। ये एक एलिमेंट है तो इसकी भी यहाँ पे एक ही इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, और इसकी भी एक ही इमेज है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मैपिंग दी हुई है एज इज रिटन हियर, दिस इज अ फंक्शन। एक्चुअली ये फंक्शन है। ठीक है, देखिए अब अगर हम एक और यहाँ पे मैपिंग बनाते हैं, थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाते हैं, एलिमेंट्स को कुछ नाम देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 मे बी 7 है, और दिस साइड इफ आई नेम देम एज A B C D E F G H I मे बी। ठीक है, सो दिस इज मे बी सेट x and this may be set y, and I say relation R goes from set x to set y. Now if I draw a mapping here, हमने कहा 1a से रिलेटेड है, 2b से रिलेटेड है, 3b से रिलेटेड है, 4b से रिलेटेड है, 5g से रिलेटेड है, 6i से रिलेटेड है, 7b i से रिलेटेड। Now again the question is it a function? Is this relation a function? तो आप कैसे चेक करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात आप अपने आप से पूछेंगे, is there any element in set x which is left without being mapped? एक भी एलिमेंट क्या सेट x में ऐसा है जो कि बिना मैप हुए छूट गया हो, जो किसी भी एलिमेंट से राइट साइड के किसी भी एलिमेंट से मैप ना हो? तो यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट बचा नहीं। 1 मैप है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल। नाउ व्हाट विल यू आस्क योरसेल्फ? सेकंड क्वेश्चन इज, क्या हर एलिमेंट का जो मैपिंग है, इमेज है, वो यूनिक ही है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक की एक से ज़्यादा इमेज हो? तो आप कैसे देखेंगे? अब अगर आप हमसे पूछें इमेज ऑफ 1 तो क्या है, तो A है। इमेज ऑफ 2 क्या है, तो वो B है। इमेज ऑफ 3 क्या है, तो वो भी B है। इमेज ऑफ 4 क्या है, तो वो भी B है। 5 की इमेज यहाँ पे आई बिलीव G है, और 6 और 7 की इमेज I और I है। बट देखिए इससे नहीं फर्क पड़ता कि एक ही 3 एलिमेंट्स की सेम इमेज है, इससे नहीं फर्क पड़ता। डिस्टिंक्ट इमेज की बात नहीं है, एज आई टोल्ड यू। बात है यूनिक इमेज की। यूनिक इमेज का मतलब दो, अगर हम इस एलिमेंट को देखें 2 को, कितनी इमेज है, तो ऑब्वियसली एक ही तो इमेज है। 3 को देखें कितनी इमेज है, तो भी तो एक ही इमेज है। 4 की भी एक ही इमेज है। सो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। इसलिए ये जो मैपिंग है ये एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। तो होपफुली आप डेफिनेशन को अच्छी तरह से यहाँ पे समझ गए होंगे विद द हेल्प ऑफ मैपिंग। अच्छा, अब यहाँ पे और भी एग्जांपल देखिए, वो और भी चीजें क्लैरिफाई कर देंगे। जैसे नाउ व्हाई इज दिस नॉट अ फंक्शन? व्हाई इज दिस नॉट अ फंक्शन? रीजन बीइंग, एक एलिमेंट आप यहाँ पे ऐसा देखिए जिसकी एक से ज्यादा इमेज है, 2 इमेजेस हैं इसकी राइट साइड पे। इस एलिमेंट की एक इमेज ये है और एक इमेज ये है। सो इफ एनी एलिमेंट हैज मोर देन 1 इमेज, इट कांट बी अ फंक्शन। वो मशीन हमारी किसी काम की नहीं, जहाँ उसके इनपुट पे एक से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। सिमिलरली लेट्स लुक एट इट। यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि
सेट एक्स जो डोमेन सेट है उसका एक एलिमेंट की कोई इमेज है ही नहीं. सो इफ एनी एलिमेंट इज लेफ्ट विदाउट हैविंग एन इमेज इट कांट बी अ फंक्शन. ठीक है, तो आई बिलीव अब आप लोग मैपिंग की सहायता से बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसे अप्लाई कैसे करना है, उसे समझना कैसे है, क्या क्या कंडीशंस हैं फंक्शंस की. ठीक है, तो कोई भी रिलेशन फंक्शन होने के लिए जो कंडीशंस हैं वो हम लोग यहाँ से फिर समझ सकते हैं बहुत ही सरलता से बच्चों. इट्स क्वाइट इजी फ्रॉम हियर. ठीक है, सो दैट वाज वन एस्पेक्ट टू लुक एट द फंक्शन, इट्स डेफिनेशन. नाउ द अदर एस्पेक्ट इज विद द हेल्प ऑफ कर्व हियर. तो अब जरा कर्व की सहायता से समझते हैं कि कौन सा रिलेशन, किस रिलेशन का कर्व हमें बता देगा कि वो फंक्शन है का कर्व है या सिर्फ रिलेशन का कर्व है, फंक्शन का कर्व नहीं हो सकता बच्चों. तो लेट्स मूव अहेड एंड लुक एट द डेफिनेशन ऑफ, और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कर्व देयर. सो नाउ मूविंग अहेड, अब यहाँ पे देखिए वी हैव ड्रॉन 3 कर्व्स हियर. ठीक है, अब आपके सामने लिखा भी है दिस कर्व इज नॉट द कर्व ऑफ अ फंक्शन, दिस कर्व इज अ कर्व ऑफ अ फंक्शन, दिस कर्व इज अगेन नॉट द कर्व ऑफ अ फंक्शन. पता कैसे चलेगा कि और क्यों है ऐसा, मतलब चलिए पता चल रहा है, एक बात है. तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ विल वी कम टू नो दैट वेदर द गिवन कर्व इज अ कर्व ऑफ द फंक्शन और नॉट. तो उसके लिए ये है इफ देयर इज एनी वर्टिकल लाइन, any means any, even a single vertical line. So if there is any vertical line that intersect the curve, at more than one point. If there is any vertical line that intersect the curve at more than one point, this implies that curve is not the curve of a function. वो फंक्शन का कर्व नहीं हो सकता. रिलेशन का तो है, कोई भी कर्व आप ड्रॉ करें तो ऑब्वियसली देयर इज अ रिलेशन, अदरवाइज कोई कर्व बनेगा ही नहीं बच्चों. ठीक है, तो रिलेशन तो है ही ऑब्वियसली, फंक्शन नहीं हो सकता बच्चों. तो ये है क्राइटेरिया जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से for a given curve you can quickly judge whether that curve is a curve of a function, is it representing a function or not representing a function. Now as in these examples, देखिए यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है जो इस कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे फंक्शन का कर्व नहीं है. यहाँ पे आप कितनी भी वर्टिकल लाइंस बना लीजिए, you won't get any vertical line that may intersect the curve at more than one point. Here again you have a vertical line that intersect the curve at more than one point, hence again this is not the curve of a function. तो 3 केस में सिर्फ एकमात्र केस है जो कि आपका फंक्शन का कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों. ठीक है, तो ये तो क्राइटेरिया हो गया जिसकी हेल्प से आप तुरंत जज कर सकते हैं कि गिवन कर्व इज अ कर्व ऑफ द फंक्शन और नॉट. बट रीजन क्या है, तो देखिए रीजन यहां पे ये है. तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? रीजन यहां पे ये है कि अगर कोई कर्व को वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. अच्छा, वर्टिकल लाइन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑन अ वर्टिकल लाइन every point has same abscissa, isn't that? उसका एब्सिसा सेम है तभी तो वर्टिकल लाइन हो, बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स. समझिएगा, ये तो आपको पता ही है. अब मान लीजिए इस केस में हमने कह दिया कि इस पॉइंट, इस लाइन के लिए जो एब्सिसा है वो x1 है. इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, 0 ऑन द x एक्सिस. तो इस लाइन का जो एब्सिसा है वो x1 है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है इसका भी एब्सिसा x1 है, लेकिन ऑर्डिनेट मान लिया y1. इस पॉइंट का भी एब्सिसा x1 है और ऑर्डिनेट हो गया y2. नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट सिंपली मीन, so here, so this imply for the same input x is equal to x1,
the curve gives two different output, isn't that? The curve is giving us two different outputs. What are they? That is y1 and y2. So that is y1 and y2. देखिए मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर हम ये कहते हैं कि भैया ये जो कर्व है ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है, यहाँ पे f को फंक्शन नहीं मानना है, एक रिलेशन की तरह से, तो बात ये हुई कि दिस इम्प्लाई f ऑफ x1 एक बार y1 है और एक बार f ऑफ x1 y2 है. So for the same input we are getting two different output. तो इनपुट तो दोनों में सेम है बच्चों, लेकिन आउटपुट अलग अलग है. क्यों? क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है. Now let's go back to the definition of function. What does it say? It simply tells us that every input should have unique output. एक से ज्यादा आउटपुट किसी भी एलिमेंट का हो नहीं सकता. Exactly एक आउटपुट होना चाहिए. यहाँ पे आपका एक ही इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट है. So hence this implies, hence fx can't be a function. So that's the logic. ठीक है, तो कर्व की सहायता से जज करना सबसे आसान है कि गिवन कर्व इज अ कर्व ऑफ द फंक्शन और नॉट, और रीजन हमने आपको यहां पे समझा दिया है. ठीक है, सो दोज वर द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लुकिंग एट द डेफिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. एंड वी हैव ऑलरेडी सीन द डोमेन एंड range. How do we define, how do we understand domain of a function? We understand it like with the help of a machine, input and output, domain and range. Okay, so that completes the basic discussion, the very basic discussion which you should say is a part of the revision of your 11th class curriculum. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं and let's start with the types of function and before that maybe composition of function. Then we will come to, so अब यहाँ से अब आपका 12th क्लास का कोर्स का हम लोग शुभारंभ करते हैं बच्चों. So let's start with 12th class course from here now.